अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक में हम जो चीज़ें स्टार्ट करेंगे उसमें हमने मेनली डिस्कस करना है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। इसी के साथ साथ आज के लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें सबसे पहले हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसकी डेफिनेशन अगर पेपर में आए तो आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है कि इट हैज नॉट बीन पॉसिबल फॉर अस टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो साइंटिस्ट थे हेजनबर्ग, इनका ये कहना था कि एक ही वक्त में आप इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को और उसके साथ साथ वेलोसिटी को इकट्ठे मालूम नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट हेजनबर्ग ने 1927 में दी थी। और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मटेरियल पार्टिकल है। मटेरियल पार्टिकल का मीन ये होता है कि ये ज़र्राती नेचर के तौर पे अपना रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ इसकी पोजीशन और मोमेंटम, यानी बोहर के अकॉर्डिंग ये बात थी कि पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉनों की हम सही दुरुस्तगी के साथ मालूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया तो उसके बाद ये जो साइंटिस्ट थे हेजनबर्ग, इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि आप इलेक्ट्रॉनों की एक ही वक्त में ना पोजीशन मालूम कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी को मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपने हेजनबर्ग की ये डेफिनेशन, ये जितनी भी लिखी गई है, इसी को आप बुक पे अंडरलाइन कीजिएगा, इसको आपने लाजमी लिखना है। और इसी के साथ आपने ये फार्मूला जरूर लिखना है जो कि है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन। ये जो सिंबल होती है ये ग्रेटर की होती है और ये जो सिंबल होती है ये इक्वल की होती है। उसके बाद एच ओवर 4 पाई के इक्वल है। और इसी के साथ आप लिखेंगे कि डेल्टा एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी चीज को। इसी तरह जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, उसमें भी हम ये कहते हैं कि वो भी गैर दुरुस्तगी इन मोमेंटम को जाहिर करती है। एच एक प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 6.624 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड के इक्वल है। 4 और पाई जो है वो दोनों एक डिजिट के तौर पे अपना रोल प्ले करती हैं। तो अगर हम फर्ज करें कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक्स, अभी हमने कहा कि एक्स जो है वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को, अगर हम फर्ज करें इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ मालूम करना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि सर्टेनिटी इन डिटर्मिनिंग द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनिंग द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन कि आप एक वक्त में पोजीशन को या इलेक्ट्रॉनों के मोमेंटम को इकट्ठे मालूम नहीं कर सकते। अगर आपको पोजीशन सही मालूम हो रही है तो मोमेंटम आपका खराब हो जाएगा। अगर आप मोमेंटम सही मालूम कर रहे हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो सही से मालूम नहीं हो सकती। तो यही मेन फिनोमिना था हेजनबर्ग साइंटिस्ट का और इसी को ही उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो इस फिनोमिना की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम फर्दर देखते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है जिसको भी हमने पढ़ा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी नियरली इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4p, ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। और इसमें अगर आप देखें, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास पोजीशन डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉलर है तो इसका मतलब है डेल्टा पी की वैल्यू लार्जर होगी, या इसी केस को आप रिवर्स कर लें, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर डेल्टा एक्स बड़ा है तो डेल्टा पी आपका कम हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका आंसर नियरली इक्वल टू या ग्रेटर देन एक फिक्स्ड क्वांटिटी के आना चाहिए। तो इस क्वांटिटी का आंसर हासिल करने के लिए हमें एक वैल्यू को अगर कम करना पड़ता है तो दूसरी वैल्यू को हमें बड़ा करना पड़ता है। तो इससे हमें ये चीज क्लियर होती है कि अगर आप एक चीज को मुकम्मल तौर पर एक्यूरेसी के साथ मालूम करते हैं तो दूसरी चीज आपकी लेस एक्यूरेट हो जाती है, यानी वो सही तौर पर दुरुस्तगी के साथ मालूम
नहीं हो सकती। सो हम ये कहते हैं कि सर्टेनिटी, सर्टेनिटी होता है यानी 100% श्योरिटी के साथ अगर आप एक क्वांटिटी को मालूम कर रहे हैं तो इससे क्या चीज अराइज होती है, इससे शक व शुबा पैदा होता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अदर क्वांटिटी में। इसी के साथ हम ये कहते हैं कि जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल होता है, अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल होता है ये अप्लाई होता है फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए जो कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। इसी तरह इसका कोई अहम किरदार नहीं होता लार्जर पार्टिकल में जो कि आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। मैक्रोस्कोपिक वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि चीजें साइज में काफी बड़ी होती हैं, मसलन आपकी यूनिवर्स है। इसी तरह जो भी चीज प्रॉपर अपना वेट रखती है, वेट तो खैर सब चीजें ही रखती हैं, लेकिन कुछ का साइज बहुत स्मॉल होता है जिसको हम जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये चीजें आपकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में आती है। लेकिन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही अप्लाई होगी। जो बड़े बड़े बॉडीज हैं जिनको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं उनके लिए आप इसको मालूम नहीं कर सकते या इस रूल को आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद इस पूरे फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक इफेक्ट स्टडी करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट। और कॉम्पटन इफेक्ट्स बच्चों बेसिकली ये वो फिनोमिना है जिसको आप इंशाल्लाह फिजिक्स के अंदर बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। आपकी बुक में जितनी डिटेल दी गई है हमने उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिटरमिन करना है और उसी के अकॉर्डिंग ही उसको हमने स्टडी करना है। सो हम ये कहते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट की हम मदद लेंगे इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए। और इस सारी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपके सामने मैंने एक छोटी सी चीजें कुछ लिखी हैं वो आप नोट डाउन कर लें। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को मालूम करते हैं, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले डेल्टा एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया था, आप वो मालूम करना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमें लाइट की शॉर्टर वेवलेंथ को इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी ये एक प्रॉपर फिनोमिना है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए लाइट हमेशा शॉर्टर वेवलेंथ की इस्तेमाल की जाती है। तो अब आप ये देखें कि अगर आप ऐसी लाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो वेवलेंथ अगर कम होगी उससे आपको पोजीशन तो सही मालूम हो सकती है लेकिन उससे उस लाइट का जो मोमेंटम है वो तब्दील हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि उसका मोमेंटम क्यों तब्दील हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम के फार्मूला को अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि ये इक्वल होता है P विल बी इक्वल टू एम वी के। इट मीन एम वी जो है यहाँ पे v आपकी वेलोसिटी है। तो अगर आप ऐसी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ कम है, तो जिस लाइट की वेवलेंथ कम होती है इट मीन वो उस भी कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनों का मोमेंटम है तो उसकी वेलोसिटी को वो तब्दील कर देगा। ठीक है, तो जब उसकी वेलोसिटी तब्दील होगी तो ऑटोमेटिकली उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो इससे हमारे सामने एक समरी आती है कि ऐसी लाइट जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की होगी उसकी वजह से क्या होगा, आप पोजीशन तो मालूम कर लेंगे लेकिन उससे उस लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम भी तब्दील हो जाएगा। तो ये वही बातें हैं जो यहाँ पे आपको अभी पीछे समरी में मैंने बताया कि अगर आप इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को फर्ज करें मालूम करना चाहते हैं तो आम लाइट यानी ये जो आपकी सनलाइट है या जो आपकी बल्ब की लाइट है इसकी हम मदद नहीं ले सकते। उसकी रीजन ये है कि ये जो विजिबल लाइट होती है इस लाइट की वेवलेंथ आपकी एक्सरे लाइट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा होती है, यानी इस लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी लाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ क्या हो, शॉर्टर हो। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एक्स रेज है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो एक्स रेज हैं इनकी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है। तो जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी एनर्जी हाई होती है। सो चूंकि इनकी वेवलेंथ शॉर्टर है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट, सो हम एक्सरेज के फोटोन को इस्तेमाल करेंगे
लेकिन इससे आप इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन तो एग्जैक्टली मालूम कर लेंगे, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों का जो मोमेंटम है वो तब्दील हो जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरी है, जिसमें अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को एग्जैक्टली मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी लाइट चाहिए जिसकी वेवलेंथ कम हो, और वेवलेंथ किसकी कम होगी, एक्सरेज की। और जब एक्सरेज आप इस्तेमाल करेंगे उससे आपको एक्यूरेसी के साथ या 100% अथेंटिसिटी के साथ इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन तो मालूम हो जाएगी, बट इससे इसके अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी इसके मोमेंटम में। और मोमेंटम के क्यों तब्दील हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला इक्वल होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो इफ इट्स वेलोसिटी इज चेंज, एज ए रिजल्ट इट्स मोमेंटम विल आल्सो चेंज। सो हम ये कह सकते हैं कि एक चीज अगर आप सर्टेनिटी के साथ मालूम कर रहे हैं तो इससे दूसरी चीज में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। इट मीन अगर आप मोमेंटम सर्टेनिटी से मालूम करते हैं तो उससे, सॉरी, अगर आप अनसर्टेनिटी इसकी मोमेंटम में आ रही है तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि उस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी जो है वो तब्दील हो रही है। अब ये आपने प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन ई जो है वो इक्वल होता है एच न्यू के, एंड न्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी फ्रीक्वेंसी को। सो अगर आप इस न्यू को भी फर्दर खोलें तो इसका फार्मूला आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इट विल बी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। So according to this relationship, energy and the wavelength will be inversely proportional to each other. It means if we increase one quantity, then other quantity will automatically decrease. So we can say that smaller the wavelength of X-rays, greater will be the energy of photon of light. इट मीन कि अगर आपके पास लाइट की वेवलेंथ जो है वो कम है तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, और यही रिलेशन जो है वो आप उलट यानी वाइस वर्सा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सारी चीज से जो हमें सिनेरियो जो क्लियर हुआ वो ये है कि इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक्सरेज के साथ इलेक्ट्रॉनों को टकराते हैं, क्लूजन कहते हैं टकराने को, तो इससे क्या होगा कि आप इसके अंदर मोमेंटम में शक व शुबा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मोमेंटम जो है वो एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ आप मालूम नहीं कर सकते। सो अगर आप इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन तो मालूम कर लेते हैं एक्यूरेसी से, तो ये चीज इसके मोमेंटम को क्या बना देता है, अनसर्टन बना देता है। तो अगर आप ये केस रिवर्स करें कि अब आप मोमेंटम नहीं बल्कि आप क्या मालूम करना चाहते हैं कि अगर आप ऐसी लाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा हो, तो उससे क्या होगा कि आपका मोमेंटम बिल्कुल भी तब्दील नहीं होगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन फिर आप एक्यूरेटली मालूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही आपका कंप्लीट प्रिंसिपल था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी का, कि अगर आप एक चीज को एक्यूरेसी से मालूम करते हैं तो दूसरी चीज आपकी अनएक्यूरेट जो है वो हो जाती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और बच्चों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक है जी आपका, दैट इज कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल में बच्चों आपने सिर्फ ये डेफिनेशन ही मेन तैयार करनी है, बकिया डिटेल आप बेशक ना तैयार करें। इसमें हम कहते हैं कि ऑर्बिटल जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस स्पेस को, उस जगह को जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के इम्कानात 95% हो, दैट इज नोन एज द अटोमिक ऑर्बिटल। मसलन अगर आप यहाँ देखें, ये आपके सामने एक 2s जो है वो आपके सामने एक सबशेल लिखा गया है। अब यहाँ जो है ये येलो कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसके 1s के सबशेल को, इसके बाद ये जो दूसरा एरिया जो ब्लू में बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है इसके 2s के सबशेल को, और इन दोनों के दरमियान में आपको एक व्हाइट कलर की पार्टीशन नजर आ रही होगी जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके नोड को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली आपके ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये जितना भी आपका थिक रीजन है, यहाँ देखें ये रीजन आपका ऑर्बिटल का ब्लू वाला यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक जा रहा है। इट मीन कि ये पूरा वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के इम्कानात 95% तक हैं। तो ऑर्बिटल आपका वो स्पेस का एरिया होता है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, और ये टर्म आपकी क्या कहलाती है, ऑर्बिटल। अब वो कहते हैं कि ऑर्बिटल के कंसेप्ट को जो बोहर ने इस्तेमाल किया था ऑर्बिट, उसके साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना, बल्कि इसके डिफरेंस जो है वो हम बाद में लेटर ऑन देखेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्बिटल को हम ये कहेंगे कि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चार्ज का फैलाव है, और सम टाइम हम इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का भी नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर आपने बोहर का रेडियस की कैलकुलेशन याद हो आपको, तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉनों का जो रेडियस निकलता था इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर। इट मीन इलेक्ट्रॉनों के न्यूक्लियस से पाए जाने के इम्कानात
कितने फासले पर होते हैं, जो कि बोहर ने फर्स्ट टाइम रेडियस के अंदर इसको कैलकुलेट करके बताया था। तो ये वो इम्कानात हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा, और इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के इम्कानात न्यूक्लियस के तो करीब होंगे, लेकिन जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे अगर आप यहाँ देखें यहाँ तक, तो अगर फर्ज करें कि ये इसका एक सबशेल 1s है, ये 2s है और ये 3s है। जैसे ये आपके पास 1s का सबशेल है, ये 2s का है और ये 3s का है। तो जैसे जैसे इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा, तो जब आपकी नोडल प्लेन आएंगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के इम्कानात जीरो होते चले जाएंगे। इट मीन इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम एग्जिस्टेंस न्यूक्लियस के ज्यादा जो करीब 3 एरिया होगा वो होगा। इसके बाद बच्चों हमने आज के टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है जी डिफरेंस। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सो आपने इन तमाम डिफरेंस को नोट डाउन करना है और इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले हम ये डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस जब भी आपको आए तो बच्चों आपने सबसे पहले इसमें डेफिनेशन ही देनी है कि ये ऑर्बिटल की वही डेफिनेशन है कि ये वो स्पेस का एरिया होता है जो कि न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है, और यहाँ पे 95% जो है वो चांसेस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पाए जाएंगे, और उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम देते हैं। जबकि ऑर्बिट क्या होता है, ये एक मखसूस सर्कुलर पाथ होते हैं जिसको हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नाम दिया था शेल का, जिसको हम के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते थे। और इनमें इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और उसको हमने ऑर्बिट कहा था। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑर्बिट हमेशा फ्लैट होते हैं और ऑर्बिटल्स हमेशा 3 डायमेंशन में होते हैं, यानी ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जो तीनों रीजन होते हैं उनमें से पूरे स्पेस में ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद ऑर्बिट में आप देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ये जो है वो आपका 2n के ऊपर आपने इसकी पावर बनानी है, यानी ये 2n की पावर स्क्वायर है। इसके अकॉर्डिंग आपने देखा था कि के शेल जो आपका पहला शेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जबकि ऑर्बिटल जो है, जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो अकोमोडेट, अकोमोडेट का मीन होता है कि वो रखते हैं, कि वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों को रखते हैं। ऑर्बिट आपकी रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशनल मोशन को, जबकि ऑर्बिटल आपकी 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, जबकि ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के इम्कानात को डिस्कस करते हैं। ये टर्म सबसे पहले बोहर ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस्तेमाल की थी, जबकि ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का है। ये तो थी बच्चों आपकी डिफरेंस जो कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल का था। इसके बाद बच्चों आपका एक और टॉपिक है जो कि है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। 1927 में बच्चों 2 साइंटिस्ट थे, जिनमें एक का नाम डेविसन था और दूसरे का नाम जर्मर था। ये बच्चों वो दोनों साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वेव नेचर की वेरिफिकेशन की थी। और इसी के साथ ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो उन्होंने ये एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो ऑपरेट किया। इसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई, और इस इलेक्ट्रॉन गन में जो उन्होंने फिलामेंट इस्तेमाल किया, इट इज मेड अप ऑफ हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। और यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हुई, और इस बीम को उन्होंने फॉल करवाया निकल मेटल के ऊपर, और इससे फिर डायफ्रैक्शन का फिनोमिना अराइज हुआ। और फिर आगे उन्होंने डिटेक्टर के जरिए जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रॉनों की वेव नेचर की थ्योरी को जो है वो कंफर्म किया। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो उन्होंने कहा, ये जो दोनों साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जो एक्सरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहाँ से निकलते थे आपके, ये इलेक्ट्रॉन बीम से निकलते थे, और इलेक्ट्रॉन बीम से निकलने के बाद ये क्या करते थे कि ये किस फिनोमिना के अंडर जाते थे, डायफ्रैक्शन में। और इससे इनकी वेव नेचर की जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन होती थी, और आखिरकार उन्होंने इसको निकल क्रिस्टल पे फॉल करवाया, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की जो वेव नेचर की थ्योरी थी वो आपकी कंफर्म हो गई। और इसी वेव नेचर की थ्योरी को एक्सप्लेन करने की वजह से इन दोनों साइंटिस्ट को बच्चों अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज के साथ। नोबेल प्राइज बच्चों एक डिस्टिंक्शन होती है, और ये बेसिकली कुछ अमाउंट होती है पैसों की शक्ल में, और इसी के साथ साथ जो है इसके अंदर मेडल से भी नवाजा जाता है। और ये जो है वो मैटर की वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था। और डी ब्रोगलाई जो साइंटिस्ट था उन्होंने सबसे पहले जो इक्वेशन दी थी जो कि थी लैम्डा विल बी इक्वल टू h/mv की, और इस साइंटिस्ट को अलग से नोबेल प्राइज के साथ नवाजा गया था, और इन दोनों साइंटिस्ट को सेपरेटली नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने एक ऑपरेटर्स जो है वो तैयार किया था जो कि इलेक्ट्रॉनों की वेव नेचर की थ्योरी को एक्सप्लेन करता था।
तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।